हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल एग्जाम वॉरियर्स 24 आवर्स में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे संविधान से रिलेटेड। तो क्या क्या जो संशोधित हुआ था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा हमारे संविधान में क्या क्या बदलाव हुए थे, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो वीडियो डाला था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से रिलेटेड था। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, अभी जाइए और वो वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि उसी से रिलेटेड जो है हमारा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ आ सके। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि इस तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, इसके बारे में जानकारी देते हैं थोड़ी सी आपको। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम इसलिए लाया गया दोस्तों, क्योंकि उस टाइम जो है इंदिरा गांधी की सरकार द्वारा आपातकाल लागू कर दिया गया था। और आपातकाल में जो है आपातकाल इमरजेंसी में संकटकालीन प्रावधानों का जिस प्रकार से दुरुपयोग या मिसयूज़ किया गया था, इसमें इन प्रावधानों के विरुद्ध जो प्रतिक्रिया उत्पन्न होना बहुत ही आवश्यक था। मतलब इसके खिलाफ कुछ ना कुछ संशोधन होना जरूरी था। इसी कारण जो है संविधान में संशोधन आवश्यकता पड़ी संविधान में संशोधन की, और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम लाना पड़ा मोरारजी देसाई की सरकार द्वारा। तो इसके अतिरिक्त क्या हुआ था, 1970 में जो है सत्तारूढ़ जनता पार्टी की संविधान में संकटकालीन प्रावधानों में से ऐसे परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी। मतलब जो उस टाइम सरकार थी मोरारजी देसाई की, वो इसी तरह के जो है परिवर्तन के लिए वचनबद्ध थी, जिसमें वर्तमान या भविष्य के शासक वर्ग द्वारा इन प्रावधानों का दुरुपयोग ना हो। तो आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो, जिस प्रकार से आपातकाल लगाया गया था इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो। और भी कुछ संशोधन हुए थे, उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए 44वें संविधान संशोधन द्वारा इस संबंध में आवश्यक व्यवस्थाएं की गई, प्रोविज़न किए गए। तो चलिए देखते हैं क्या क्या जोड़ा गया है इस अधिनियम में, इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। तो क्या क्या जोड़ा गया था ये देख लेते हैं पहले। तो सबसे पहले देखते हैं 352 अनुच्छेद में परिवर्तन। तो पहले सबसे पहले जो 352 अनुच्छेद में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए थे, नेशनल इमरजेंसी के कारण क्या क्या परिवर्तन किए गए थे उनके बारे में देखते हैं थोड़ा सा। अब इस प्रकार का आपातकाल युद्ध, मतलब जो 352 के तहत कोई भी आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, यहाँ शब्द पर गौर करना दोस्तों। सशस्त्र विद्रोह पहले जो है आंतरिक अशांति शब्द था, इसको हटाकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया इस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। इस प्रकार की आशंका होने पर घोषित किया जा सकेगा, केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जा सकेगा। जी हाँ दोस्तों, जो इंदिरा गांधी की सरकार थी या तत्कालीन पहले जो सरकार थी, 352 अनुच्छेद का मिसयूज़ किया गया था। उसमें यह हवाला दिया गया था कि आंतरिक अशांति के कारण जो है आपातकाल लगाया गया है। तो इसी में जो संविधान में संशोधन किया गया और उसकी जगह आंतरिक अशांति को हटाकर सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना ना हो कि आंतरिक अशांति के नाम लेकर जो है नेता आपातकाल 352 का जो है मिसयूज़ कर सकें। और दूसरी एक और जो है संशोधन किया गया था, उसमें कहा गया था इसी में 352 में कि राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकेगी जबकि मंत्रिमंडल लिखित रूप से राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। तो पहले दोस्तों ये लिखित रूप से नहीं था, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको लिखित रूप से कर दिया गया। अब लिखित रूप से जब मंत्रिमंडल जो है राष्ट्रपति को लिखित रूप से पत्र देगी, तभी जाकर जो अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जा सकेगा। और इसकी घोषणा 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, अलग अलग दोनों संसद, अलग अलग दोनों लोकसभा और राज्यसभा में जो है अलग अलग की जाएगी। पहले ये समय था 2 माह, लेकिन अब इसको इस संविधान संशोधन द्वारा 1 माह कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 2 शब्द, एक सशस्त्र विद्रोह और इसको 2 माह से घटाकर 1 माह कर दिया। इसके अलावा विशेष बहुमत की ज़रूरत रहेगी 352 अनुच्छेद के तहत आपातकाल लगाने के लिए, और सदनों के कुल बहुमत और उपस्थित मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत, 2/3 बहुमत द्वारा इसकी स्वीकृति आवश्यक रहेगी। 2/3 मतलब एक विशेष प्रकार के बहुमत की जरूर रहेगी, वो भी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, दोनों में अलग अलग।
इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। पहले क्या था दोस्तों कि एक बार आपातकाल लग गया तो जब तक जो है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति चाहे तब तक जो है आपातकाल रह सकता है, लेकिन इसको क्या कर दिया गया दोस्तों, प्रति 6 माह में, मतलब 6 माह से ज़्यादा आपातकाल नहीं लगाया जा सकता। हर 6 महीने में जो है संसद की फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी। फिर से जो है 2/3 बहुमत द्वारा अलग अलग दोनों सदनों में फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी। इस तरह का इसमें संशोधन किया गया। लोकसभा में उपस्थित और क्या इसमें जोड़ा गया, लोकसभा में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा समाप्त की जा सकती है। मतलब दोस्तों याद रखना है कि अगर आपातकाल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी तो 2/3 बहुमत की ज़रूरत रहेगी दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में। लेकिन अगर आपातकाल को हटाने की बात की जाए तो इसके लिए केवल और केवल लोकसभा में जो उपस्थित हैं उनके मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत ही काफ़ी रहेगा। इस तरह का प्रावधान किया गया। और राष्ट्रपति द्वारा की गई संकटकालीन घोषणा को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती थी। पहले इस तरह का कोई भी संशोधन नहीं था कि आपातकाल को न्यायालय में जो है चुनौती दी जा सके, लेकिन ये इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जो है संकटकालीन घोषणा को भी, आपातकाल को भी चुनौती दी जा सकती है। इस प्रकार का प्रावधान किया गया था। तो एक सशस्त्र विद्रोह जोड़ा गया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। दूसरा जो है इसमें क्या कर दिया गया, राष्ट्रपति को जो है मंत्रिपरिषद लिखित में देगी कि आपातकाल लगा दिए जाए। इसके बाद लोकसभा और राज्यसभा में जो है दोनों में 2/3 बहुमत से बिल पास होगा, तब जाकर आपातकाल लगाया जा सकेगा। और एक बार में 6 माह से ज़्यादा नहीं लगाया जा सकता है, फिर से अनुमति लेनी पड़ेगी, इतना याद रखिएगा। और इसके बाद जो है अगर हटाने की बात की जाए तो साधारण बहुमत ही काफ़ी रहेगा और इसको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो 4-5 बातें जो है इससे निकल कर आती है। आगे देखते हैं, राष्ट्रपति के अधिकार को वह मंत्रिपरिषद की सलाह को पुनर्विचार के लिए कह सकता है। मतलब राष्ट्रपति को एक और अधिकार दे दिया गया है इस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा कि जो मंत्रिपरिषद किसी भी कानून को जो पहुंचाएगी राष्ट्रपति के पास, उसको एक बार राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। पहले ये शक्ति नहीं थी। अगर मंत्रिपरिषद ने कोई सा अधिनियम पहुंचाया है या मतलब कोई सा भी कुछ पहुंचाए तो राष्ट्रपति को मंजूरी देनी पड़ती थी, लेकिन इस संशोधन द्वारा ये राष्ट्रपति को शक्ति दी गई कि वह एक बार पुनर्विचार के लिए पहुंचा सकता है मंत्रिपरिषद के पास। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, अगर मंत्रिपरिषद इसको पुनः लौटा देती है तो जो हमारा राष्ट्रपति रहेगा वो बाध्य होगा इस पर साइन करने के लिए या इसको अनुमति देने के लिए। एक और जो है इसमें बड़ा फेरबदल हुआ था दोस्तों, जो हमारे 42वें संविधान संशोधन द्वारा हमारी लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की जो अवधि 6 वर्ष कर दी गई थी उसको पुनः कितना कर दिया गया, 5 वर्ष कर दिया गया। और उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों को हल करने की अधिकारिता प्रदान की गई। मतलब जो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो भी किसी भी प्रकार का विवाद होता है तो उसको क्या है, उच्चतम न्यायालय देखेगा। इस प्रकार की जो अधिकारिता इस संशोधन द्वारा प्रदान की गई। और लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के कार्यकाल को भी पुनः 5 वर्ष का कर दिया है, जो कि 6 वर्ष का था पहले। आगे जो है संपत्ति के अधिकार को जिसके कारण संविधान में कई संशोधन हुए। जी हाँ दोस्तों, ये संपत्ति का जो अधिकार था उसके कारण हमारे संविधान में बहुत बार फेरबदल करना पड़ा। तो इसी के मद्देनज़र इसमें एक और संपत्ति के अधिकार में एक और संशोधन किया गया है। इसमें क्या किया है कि मूल अधिकारों के रूप से हटाकर इसको, संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के रूप से हटाकर केवल विधिक अधिकार बना दिया गया और इसे 300 का में रख दिया गया, इसको 300A में रख दिया गया। इस प्रकार से संपत्ति के अधिकार को क्या मूल अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया। तो 44वें संविधान संशोधन में इतनी बड़ी बातें थीं जो आपको याद रखना है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।